हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी, जो सेकेंड ज्योग्राफी है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके चैप्टर नंबर 1 जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। चैप्टर के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इसका हम लोग वर्णन देखेंगे, यानी एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने इस पाठ का 2 वीडियो दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हमारी चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर जाइए और वहां जाकर के दोनों वीडियो देखिए। जब वीडियो देखिएगा, पाठ को अच्छी तरह से समझिएगा, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएगी। तो चलते हैं, आज की सभा शुरू करते हैं और देखते हैं सभा में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सुनिएगा। बड़े ही मजेदार है क्वेश्चन। क्या कहता है, जनगणना से क्या अभिप्राय है। अगर आपसे कोई पूछे कि जनगणना किसे कहते हैं तो क्या बताओगे। जनगणना का मतलब होता है लोगों की गिनती, यानी आप जहां रहते हैं वहां कितने लोग हैं, इसकी हम गिनती करते हैं, इसको कहते हैं जनगणना। कोई दिक्कत, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं या जिस देश में है, जिस राज्य में है, जिस जिला में है, वहां कितने लोग निवास करते हैं, यह हमें कैसे पता चलता है। तो वहां पर गिनती की जाती है, तब पता चलता है कि कितने लोग हैं। क्लियर। तो इसी गिनती करने की प्रक्रिया को कहते हैं जनगणना। अब आपके दिमाग में आता होगा कि जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने किताब में पढ़ाया था कि सबसे पहले आधिकारिक तौर पर 1872 में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत की गई थी। उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो, उन्होंने करवाया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर हमने 1881 में सफल गिनती हमने किया था। उसके बाद हर 10 वर्ष के बाद हमारी गिनती होती है, यानी 10 वर्ष के बाद गिनती करवाई जाती है। उससे पता चलता है कि कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है और कितने उस क्षेत्र में लोग निवास कर रहे हैं। क्लियर। इतनी बात अगर जानकारी मिल गई तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं। देखिए, संगठन का मतलब होता है कि किसी काम को 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं, तो इसको कहते हैं संगठन। क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। और इसको प्रभावित कौन करता है, तो भौतिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक। ये सभी कौन कौन, तो भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक हमारी जनसंख्या संगठन को प्रभावित करते हैं। क्लियर। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता, सुनिएगा। आपसे कहा जा रहा है, आश्रित जनसंख्या से क्या समझते हैं। आश्रित का मतलब होता है निर्भर रहना। आश्रित एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्भर रहना। अब देखिए, आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो काम करने योग्य नहीं है, किसी दूसरे लोगों पर ही निर्भर करते हैं, तो इसको कहते हैं आश्रित जनसंख्या। जैसे आपके घर में कोई दादा होंगे जो बूढ़े होंगे, जो किसी काम के लायक नहीं है। क्या आप हिम्मत समझना कि उनकी शादी कराना है। अरे शादी करने लायक तो वो होंगे ही नहीं, जब काम नहीं कर सकते तो शादी क्या करेंगे बेचारे। चलिए, वो बात नहीं करना है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जनसंख्या में वैसी जनसंख्या जो किसी काम करने योग्य ना हो, कोई अपंग आदमी हो, कोई वृद्ध आदमी हो, कोई बीमार लाचार आदमी हो, तो वो न अपने भोजन के लिए, अपने काम के लिए ना किसी दूसरे लोगों पर निर्भर करते हैं। जब वो उनको भोजन देते हैं तो करते हैं, नहीं देते हैं नहीं करते हैं। तो ऐसी जनसंख्या कहलाती है आश्रित जनसंख्या। क्लियर। आश्रित समझ गए ना मेरे भाई। आश्रित का मतलब होता है निर्भर रहना। जब किसी काम पर हम लोग किसी चीज पर निर्भर रहते हैं ना, तो उसको आश्रित कहते हैं। जनसंख्या का मतलब लोग, जो लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्या सुनिएगा क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वे कौन से राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है। फिर कह रहे हैं वो कौन से राज्य हैं जिसमें जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। वहां कुल जनसंख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 13 करोड़ 20 लाख
72,287, यानी ये कब की जनसंख्या गिनती है? तो 2011 में जब जनगणना हुई थी, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं हो पाई। तो उस समय जनसंख्या जो गिनती हुई, जो हमारी किताब में अभी तक वही लिखी हुई है, नया अपडेट नहीं आया है इसीलिए। तो उस समय हमारी जनसंख्या कितनी थी उत्तर प्रदेश की? 13 करोड़ थी, 20,72,287। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य की बात करें तो वो हमारा है बिहार, जहां 1106, क्या है हमारा? बिहार है, जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। क्लियर? कितना? 1106 है ना? नहीं, गलती दिया। चलिए आगे चलते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं। देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं भाई? 38 राज्य हैं, सब जानते हैं। तो अब कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य में है सबसे नंबर 1 पर राजस्थान, दूसरा में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। देखिए पहला में हमने पढ़ा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा कि जनसंख्या में सबसे बड़ा, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। लेकिन क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे बड़ा है राजस्थान। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। नंबर क्वेश्चन 6, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक कौन है? देखिए जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक कौन है? तो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटकों में आते हैं, नंबर 1 पर आते हैं कौन? जन्म दर। अगर किसी देश का जन्म दर ज्यादा होगा ना तो स्वाभाविक सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी। अब भारत की जनसंख्या इतनी क्यों ज्यादा है? यहाँ का जन्म दर ज्यादा है, सीधी सी बात है। जन्म दर ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ेंगे ही क्या? और कब से कब ज्यादा बढ़ा था मालूम है ना? बताए थे 1951 से 81, ये जो दशक है 1951, देश की आजादी के बाद 1981 तक जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति रही थी, खूब ज्यादा जनसंख्या बढ़ी। अब थोड़ा सा अभी भी बढ़ रहा है लेकिन पहले से थोड़ा सा कम हो गया है। बढ़ तो रहा अभी भी लेकिन पहले से कम गया है। लेकिन उस समय हमारी जनसंख्या खूब फास्ट रेट में बढ़ी थी। चलिए तो हमें पढ़ना क्या था कि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक में क्या है? पहला तो जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है मतलब जन्म दर, सॉरी जन्म दर, दूसरा हमारी है मृत्यु दर। अगर मृत्यु दर कम रहेगी ना तब भी हमारी जनसंख्या बढ़ती है। देखिए हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा कि 1901 से 2011 तक की बात पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे हमने? कि 1901 से 1921 तक इसमें हमारी जनसंख्या स्थिर रही थी। जन्म तो तब भी हो रही थी लेकिन चिकित्सा व्यवस्था कम होने के कारण मृत्यु दर ज्यादा थी, तो जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो गई थी, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ नहीं रही थी। फिर हमने बताया 1921 से 1951 तक की बात, इसमें हमारी जनसंख्या में थोड़ी सी ग्रोथ हुई कि थोड़ा सा चिकित्सा व्यवस्था सुधार हुआ तो हम लोग थोड़ा सा बढ़े। अब हमारी आजादी आ चुकी थी, आजादी आई तो हम लोग अच्छी तरह से भोजन भी कर पाए, अब पूरा हम लोग फ्री माइंड में हो गए। तो हमारी जनसंख्या जो है ना, हमारी जनसंख्या तेजी से खूब बढ़ी यहाँ पर फास्ट रेट में। लेकिन अब फास्ट रेट में बढ़ने लगी तो कठिनाइयां उत्पन्न हुई, तो हमने उसी समय से जनसंख्या को नियंत्रित करने का उपाय भी हमने सोचने लगा। तो अब तक यानी कि 1981 से 2011 तक की अगर बात करें तो यहाँ जनसंख्या चलती है, बढ़ती है, लेकिन थोड़ा सा कम रेट में, और हमने जनसंख्या नियंत्रण का बहुत उपाय किया है। क्लियर? तो वही तो देखिए, जन्म दर हमारा ज्यादा होगा तब, मृत्यु दर कम होगी तब, और प्रवास भी हमारी जनसंख्या को प्रभावित करती है। अगर कोई आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात जनसंख्या बढ़ेगी, अगर जा रहा है तो जनसंख्या घटेगी। क्लियर? तो जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। एनी डाउट? आगे चलते हैं। नंबर 7 है, सुनिएगा। भारत में जनसंख्या वितरण में असमानता क्यों है? देखिए भारत के जनसंख्या वितरण में, वितरण का मतलब होता है कि सभी जगह एक जैसी जनसंख्या क्यों नहीं है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां जनसंख्या बहुत ही कम है। फिर ज्यादा और कम होने की वजह क्या हो सकता है? तो याद रखेंगे इसका मेन कारण है जनसंख्या के ज्यादा और कम होने के कारण यातायात के साधन, रोजगार के साधन, अनुकूल जलवायु,
ठीक है ना। ये सब जहां अगर मिलेंगे वहां जनसंख्या ज्यादा है, जहां यह सब नहीं है जनसंख्या कम है। अब देखिए, जहां अनुकूल जलवायु है जैसे हमारी बिहार, हमारी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ की जलवायु सम है। सम होने के साथ साथ यहाँ रोजगार के अच्छे अवसर हैं। रोजगार का अवसर क्या है कि जो बुर्बको आदमी होगा ना तो वो खेती बाड़ी कर ही लेगा, पशुपालन कर ही लेगा। अरे ठीक है, वो अमीर नहीं होगा, चलो इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो उसका रोजी है ना, रोजी भोजन, वो तो उसको मिल ही जाएगा किसी न किसी तरह से। अगर वो काम काजी लोग हैं तो किसी तरह से वो भोजन कमा ही लेगा। तो कहने का अर्थ है कि जब उसका भोजन चल रहा है ना तो फिर जनसंख्या रहने का तो एकदम अच्छा अवसर है। लेकिन जहां पर मान लीजिए अगर कृषि नहीं है, केवल उद्योग है, बड़े काम है, तो वहां पर छोटे लोगों को कोई काम नहीं मिलता है, तो वहां पर वो नहीं टिक पाता है। यानी कुल मिलाकर के ओवरऑल हम देखते हैं कि जहां की जलवायु सम होती है वहां ज्यादा लोग रहते हैं, जहां रोजगार के अवसर ज्यादा रहते हैं वहां लोग ज्यादा निवास करते हैं, यातायात की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, इन सब कारणों से जहां पर सब सुविधा होती है ना वहां पर ज्यादा लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत में सब जगह तो एक जैसी जलवायु है नहीं, कहीं जलवायु खूब गर्म है। अब चले जाइए हमारे राजस्थान, वहाँ की जलवायु काफी गर्म है। चले जाइए अब जम्मू कश्मीर, वहाँ की जलवायु बिल्कुल ठंडा है। तो फिर वहाँ जब जनसंख्या कम है। क्लियर। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1 है अनुकूल जलवायु, रोजगार के अवसर, यातायात, चिकित्सा की सुविधा इत्यादि। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, क्या कहता है। भारत की जनसंख्या के विभिन्न तत्वों में किस प्रकार विभिन्नता पाई जाती है। देखिए, भारत की जनसंख्या में किस तरह की विभिन्नताएं हैं। देखिए, जितने भी भारत की जनसंख्या है ना तो उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता देखने को मिलती है। क्या क्या मिलती है? तो यहाँ जाति की एक विभिन्नता है, भाषा की विभिन्नता है, सांस्कृतिक विभिन्नता है, बहुत तरह की विभिन्नता है। यानी कि यहाँ के लोग शैक्षणिक में अलग अलग प्रकार के होंगे, आपको जाति अलग अलग होगी, संस्कृति उनकी अलग अलग है, सामाजिक क्रियाकलाप अलग अलग प्रकार। मैंने कहने का अर्थ है कि भारत की जनसंख्या में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। और उनमें कौन कौन मिलेगी आपको? तो जातीय विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता इत्यादि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, समझे? विभिन्नता का मतलब अंतर, जाति जाति का अंतर मिलेगा, धर्म का अंतर है, बहुत तरह की बात है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, माने वैसे राज्य बताइए जिनमें ज्यादा जनसंख्या नगर में निवास करती है। भारत में तो नगर, ऐसा नहीं कि हमारे बिहार में नगर नहीं है, हमारे बिहार में बहुत सारे नगर हैं, पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, बहुत सारे हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरे चले जाइए आप, पश्चिम बंगाल में जाइए, वहां भी नगर है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां नगर में जनसंख्या ज्यादा है, वहां के नागरिक में ज्यादा नागरिक शहर में निवास करते हैं। तो ऐसे राज्य को बताना है, तो याद रखिएगा नंबर 1 पर आती है महाराष्ट्र। यहाँ की 38.7% लोग, 38.73% लोग नगर में निवास करती है। अब बिहार की बात करेंगे तो बिहार में मात्र 20% लोग शहर में निवास करती है, बाकी गांव में निवास करती है। समझ में आई बात? अब बिहार में 20% और महाराष्ट्र में 38%। वहीं दूसरा चलिए तमिलनाडु, वहां 34.20% लोग शहर में निवास करते हैं। पश्चिम बंगाल, वहां 27.39 लोग कहां रहते हैं? शहर में निवास करते हैं। ऐसे हमारे भारत में अगर ओवरऑल निकाला जाता है तो लगभग 20% ही लोग रहते हैं। बिहार में तो और कम में रहते होंगे। ठीक है, तो आप कौन कौन नाम रखेंगे? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य हैं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो ये 3 राज्य हैं जहां पर नगरीकृत जनसंख्या ज्यादा है, यानी शहर में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। समझ में आ गई? चलते हैं नंबर 10। क्या सुनिएगा, देश में विभिन्न वर्गों के नगरों की जनसंख्या कितनी है। अब देखिए, आपसे पूछेगा कि देखिए हमारे भारत में नगर की कमी नहीं है, बहुत सारे नगर है, मेगा नगर नहीं है, लेकिन मिलियन सिटी तो बहुत सारे हैं, है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए मेरे भाई कि हमारे भारत में नगरों को वर्गीकरण किया गया है, तो 1 लाख से अधिक वाला, 1 लाख वाला, 50,000 वाला, है ना, ऐसे शहर कितने हैं। अगर आपसे पूछे कि ऐसे शहर बताइए जो 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, उस शहर में उसकी संख्या कितनी है?
टोटल 300। 300 ऐसे भारत में शहर हैं जिसमें 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख ऐसे निवास करते हैं। ठीक है। दूसरा है 50,000 से 1 लाख के बीच, 50,000 से 1 लाख के बीच उसकी जनसंख्या कितनी है? 345। 20 से 50,000 वाले कितने हैं? 947 शहर हैं जिनमें 20,000 से लेकर के 50,000 लोग निवास करते हैं। ऐसे ही आंकड़ा आपसे पूछेगा नहीं, ये आंकड़ा बिल्कुल उठपटांग सा क्वेश्चन है, ये ज्यादा पूछता नहीं, इसलिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पूछ दे आपसे तो याद रखेंगे 1 लाख से ज्यादा वाला शहर कितने हैं? 300। अब 50,000 वाला कितना? 345। 50,000 से कम वाला कितना? चलिए बहुत अच्छा। अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सुनते हैं थोड़ा सा। इलेवन क्या सुनिएगा, किस दशक में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कम हुआ है और क्यों? देखिए, किस दशक में नगर की संख्या कमी है, तो हमने आपको बताया था अभी पीछे कि 1901 से लेकर के 1921 तक का जब हमने जनगणना पर ध्यान दिया तो हमें एक बात समझ में आई कि उस समय ना जनसंख्या वृद्धि दर ही हमारी कम थी, तो नगरीय संख्या भी कमी होगी। क्लियर? कब से कब? तो 1901 से लेकर 1921 इन बीचों में जनसंख्या वृद्धि दर हमारी कम होने के कारण, नगर तो ऐसे भी उस समय कम था, तो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर कम होने के कारण नगरीय संख्या भी क्या हुआ है? कमा है। कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। देश के किन भागों में लिंगानुपात कम है? लिंगानुपात का मतलब समझ रहे ना कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है, इसको कहते हैं लिंगानुपात। अब पूरे भारत में ही लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात कम होने का पूरे भारत में है। कोई एक ऐसे 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर तनिक सा ज्यादा है, बाकी सब जगह कम ही है। ठीक है। तो हम लोग किन किन राज्यों में कितना है, थोड़ा सा एक आंकड़ा देख लेते हैं। देखिए, सबसे सिक्किम की बात करें तो वहां पर मात्र कितना है? 1000 पुरुष पर 890 महिलाएं। नागालैंड भी 890 महिलाएं। हरियाणा में 1000 पुरुष पर 874। पंजाब में 888। उत्तर प्रदेश में 882। बिहार में 912 और केरला में 925। ये पौराणिक है, पिछले वाला है। नयका वाला में ना केरला और पश्चिम बंगाल में ना महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुष से ज्यादा महिला की संख्या है। ऐसे गांव में भी ज्यादा महिलाओं की संख्या होती है, पुरुष की संख्या कम होती है। लेकिन हमको वो नहीं देखना है। पूरे भारत की अगर बात करें, राज्य की बात करें, तो हमारे केरल में वर्तमान में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, अब वो शायद ज्यादा है। लेकिन अभी जो हमारा आंकड़ा किताब कह रहा है वो कितना बता रहा है कि 1000 पुरुष पर कितनी। और ऐसे भी ध्यान देना कि पहले से हमारी जो महिलाओं की संख्या है उसमें काफी वृद्धि हुई है। तो चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, आगे पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन 13, उत्पादक जनसंख्या किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई उत्पादक जनसंख्या क्या है, तो क्या बताओगे? तो ऐसी जनसंख्या जो किसी प्रकार का उत्पादन करती है, यानी भोजन उत्पादन हो, कृषि उत्पादन, पशुपालन इत्यादि, यानी कहने का अर्थ है कि रोजगार करने वाली जनसंख्या, चाहे वो उद्योग में काम कर रहे हो या घरों में काम कर रहे हो, तो ऐसी जनसंख्या को कहते हैं हम लोग उत्पादक जनसंख्या। कोई डाउट? अगर आपसे कोई पूछे कि उत्पादक जनसंख्या किसे कहते हैं, तो वैसी जनसंख्या जो क्या करती है? उत्पादन करती है, बढ़ाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग उत्पादक जनसंख्या। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, वीडियो बड़ा लंबा होते जा रहा है और छोटे छोटे हम लोग देखते हैं। तो हमने आज 13 क्वेश्चन बताया है, शायद 25 क्वेश्चन है, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, हमारी वीडियो भी देखते रहिए और तंदुरुस्त और मस्त रहिए। समझे कि नहीं? अब जब हंसिएगा तभी अभी मत समझना कि हंसिएगा तो पटिएगा, सो मत कह दीजिएगा। ठीक है ना? चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।